नमस्कार साथियों, मैं रामूराम माता शाही राज के महावदल क्यूसर विस्तार या साम्राज्य विस्तार के क्रम में ही इल्तुतमिश ने जब 1210-11 के अंदर अपने सल्तनत की स्थापना की, उस समय उसकी सल्तनत एक सीमित क्षेत्र तक ही थी। लेकिन कालांतर में इल्तुतमिश ने अपने सल्तनत का विस्तार लाहौर से बंगाल तक किया था। इसी क्रम में इन्होंने मालवा तथा राजस्थान के कुछ हिस्सों पर भी कई बार आक्रमण किया और सल्तनत का हिस्सा बनने का प्रयास किया था। इल्तुतमिश ने 1200 और 1516 के अंदर तराइन का तृतीय युद्ध किया था और यह तृतीय युद्ध ताजुद्दीन याल्दोज के साथ हुआ था। ताजुद्दीन याल्दोज के साथ तृतीय तराइन के युद्ध के अंदर इस याल्दोज की पराजय हुई और इल्तुतमिश का राज्य वर्तमान पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर से लेकर बंगाल तक सुरक्षित हो गया था। उसके बाद में सिंध के नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ भी इसके कई संघर्ष हुए थे। उन्होंने कई युद्धों के अंदर नासिरुद्दीन कुबाचा को हराया था और अंततः 1527-28 के अंदर नासिरुद्दीन कुबाचा इल्तुतमिश से हारने के उपरांत सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। इसी क्रम में इल्तुतमिश साम्राज्य के विस्तार के लिए 1226 के अंदर रणथंबोर पर आक्रमण किया था। 1226 में रणथंबोर पर आक्रमण किया था और 1227 में उन्होंने नागौर पर आक्रमण किया था और लगभग 1227 के आसपास ही उन्होंने तत्कालीन मेवाड़ के शासक तेज सिंह के विरुद्ध युद्ध किया था और यह युद्ध इतिहास में भूताला युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस भूताला युद्ध में हालांकि तेज सिंह की विजय हुई थी, इल्तुतमिश की हार हुई थी, लेकिन तत्कालीन मेवाड़ राज्य की राजधानी नागदा काफ़ी नष्ट भ्रष्ट हो गई थी और इसी युद्ध के बाद में चित्तौड़गढ़ की स्थापना की गई थी। इसी इल्तुतमिश ने 1232 में मालवा पर आक्रमण किया था और मालवा पर आक्रमण के दौरान ही इल्तुतमिश उज्जैन से विक्रमादित्य की मूर्ति उठाकर दिल्ली ले आया था। यहीं इल्तुतमिश 1235 में ग्वालियर पर अपना अभियान करता है और ग्वालियर पर अपने अभियान के क्रम में ही अपने पुत्रों के बजाय उन्होंने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था और रजिया के नाम के सिक्के भी चलाए थे। इल्तुतमिश का अंतिम सैन्य अभियान 1236 में बामियान, जो वर्तमान में अफ़गानिस्तान के अंदर स्थित है, वहाँ पर उनका आक्रमण था। यह उनका इल्तुतमिश का अंतिम आक्रमण था। इल्तुतमिश के आक्रमणों में प्रमुख आक्रमण बंगाल पर उनकी विजय प्राप्त करना। बंगाल पर विजय प्राप्त करने के अलावा उन्होंने अपने साम्राज्य को जो शुरू हो रहा था साम्राज्य था, इतना सशक्त साम्राज्य नहीं था, उन्होंने किस प्रकार अपने साम्राज्य की मंगोलों से सुरक्षा की थी, इसके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। बंगाल की स्थिति बारे में, बंगाल सल्तनत कालीन भारत का सबसे पूर्वी की ओर स्थित राज्य था, जो वर्तमान में बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल है। इल्तुतमिश के समय बंगाल के अधिकारी इवाज खान ने गियासुद्दीन के नाम से स्वतंत्रता धारण कर ली और दिल्ली व बंगाल के बीच दूरी अधिक थी, इसलिए वे स्वतंत्र रूप से शासक की भांति कार्य करने लगे, जिस कारण इल्तुतमिश को बंगाल संभालने की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जैसे ही इल्तुतमिश दिल्ली जाता, पीछे से वहाँ का जो अधिकारी था वह स्वतंत्र रूप से शासन करते हुए विद्रोह कर देता था।
इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के नेतृत्व में 1229 में बंगाल को फिर जीता था। 1229 में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के नेतृत्व में बंगाल को फिर जीता था और इसी क्रम में उनके पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई थी, जिससे इल्तुतमिश ने पहले अपने उत्तराधिकारी घोषित किया था। नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद में बल्का खिलजी नाम का अधिकारी बंगाल में फिर से आक्रमण किया और बंगाल को इल्तुतमिश से जीत लिया और बंगाल को इल्तुतमिश ने फिर जीत लिया था। इसी क्रम में बंगाल में समय समय पर दिल्ली से बहुत अधिक दूर होने के कारण स्थानीय विद्रोह होते गए और न्यूनाधिक रूप से बंगाल सल्तनत का भाग बना ही रहा था। दूसरी एक सल्तनतकालीन भारत में अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में मंगोलों की समस्या। मध्य एशिया की रहने वाली यह जनजाति एक आक्रांता, दुर्दांत, निर्दयी और आक्रमणकारी जनजाति के रूप में जानी जाती है। इल्तुतमिश का समकालीन मंगोल आक्रांता या मंगोल शासक तामसेन या चंगेज खां था। इस चंगेज खां की पुत्री से मध्य एशिया में ख्वारिज़्म का राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी का उनसे प्रेम प्रसंग था। मध्य एशिया में ख्वारिज़्म के राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी का चंगेज खां की पुत्री से प्रेम प्रसंग था। इससे नाराज होकर के चंगेज खां ने जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा किया, उसे मारना चाहता था। जलालुद्दीन मकबरनी चंगेज खां से बचने के लिए मध्य एशिया से निकलकर भारत की ओर प्रस्थान किया था और भारत की ओर प्रस्थान करने के क्रम में ही जलालुद्दीन मकबरनी ने इल्तुतमिश से चंगेज खां के विरुद्ध सहायता और शरण मांगी थी, लेकिन इल्तुतमिश बड़े कुशलता से जलालुद्दीन मकबरनी को अपने यहाँ पर शरण देने से पीछा छोड़ा था। इसके लिए वे जलालुद्दीन मकबरनी को अपने संदेशवाहक के साथ, अपने राजदूत के साथ ये संदेश पहुँचाता है कि भारत की जलवायु आपके रहने के योग्य नहीं है। भारत की जलवायु आपके रहने के योग्य नहीं है। इस प्रकार मैं जलालुद्दीन मकबरनी को शरण देने से ही बड़ी कूटनीतिक चाल से बच जाता है और इसी क्रम में वह अपने सल्तनत को भी चंगेज खां के आक्रमण से बचा लेता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सल्तनत साम्राज्य को विखंडित होने से, नष्ट होने से बचा लिया था। जलालुद्दीन द्वारा इल्तुतमिश को शरण मांगने इल्तुतमिश ने मना कर दिया और उसी के साथ चंगेज खां भी इल्तुतमिश का पीछा करता हुआ भारत से चला गया और मंगोल आक्रमण का खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल गया। इल्तुतमिश ने सबसे पहले सुल्तान बनते ही अपने साम्राज्य की राजधानी इन्होंने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को बनाया था। लाहौर के स्थान पर दिल्ली को बनाया था। इल्तुतमिश के समकालीन उनके अन्य शत्रु, इनके समय अनेक इक़्तिदारों ने विरोध कर दिल्ली को घेर लिया था। कबीरुद्दीन अय्याज ने मुल्तान पर अधिकार कर लेता है। जैसे ही इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, उसी समय कबीरुद्दीन अय्याज, जो वर्तमान पाकिस्तान का मुल्तान है, वहाँ पर अधिकार कर लेता। मलिक मोहम्मद सल्लल्लाहु ने बदायूं पर अधिकार कर लेता। वह खुद सुल्तान बनने से पहले अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का इक़्तिदार था, लेकिन जैसे ही वह दिल्ली का सुल्तान बना, मलिक मोहम्मद सल्लल्लाहु ने बदायूं पर अधिकार कर लेता। मलिक सैफुद्दीन कुची ने झांसी पर अधिकार कर लेता है। उनके विद्रोह को दबाने के लिए रुकनुद्दीन दिल्ली से बाहर गया। उनकी अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए दिल्ली की जनता के समर्थन में शाह तुर्कान जो इल्तुतमिश की पत्नी थी और रुकनुद्दीन की माँ थी, इस शाह तुर्कान ने रुकनुद्दीन की हत्या कर और स्वयं शासक बन गई थी और इल्तुतमिश के समय ही यालदोज कुबाचा के साथ टकराव बनी रही और 1215 में इल्तुतमिश ने तराइन के तीसरे युद्ध में यालदोज कुबाचा को पराजित कर सिंधु नदी में डुबोकर मार डाला था। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने सैन्य कुशलता और कूटनीतिक रणनीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और वह ही आगे अपने सल्तनत के विस्तार के लिए, अपने सल्तनत की सुरक्षा के लिए उन्होंने सबसे पहले तो अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था
लेकिन 1229 में बंगाल अभियान के दिन अपने पुत्र की मृत्यु के उपरांत उन्होंने अपने जीवित पुत्रों में से किसी को भी अपना उत्तराधिकारी के योग्य न मानते हुए उन्होंने अपने जीवन काल में ही ग्वालियर अभियान के दौरान 1235 में अपनी पुत्री रजिया को अपनी उत्तराधिकारी घोषित किया था। और इस प्रकार उसकी मृत्यु के बाद में एक बार और उत्तराधिकारी के लिए द्वंद्व पैदा हो जाता है। रुकनुद्दीन और रजिया के बीच में फिर भी कुछ समय के लिए रजिया शासन करती है और इल्तुतमिश के राज्य को आगे बढ़ाती है। इल्तुतमिश अपने शासनकाल के दौरान कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए थे, कुछ निर्माण कार्य भी उन्होंने किए थे। तो इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य के दौरान प्रमुख जो प्रशासनिक सुधार किए थे वो निम्न है। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था जिसने दिल्ली के निकट दो आब में आर्थिक महत्व को समझकर वहाँ पर 2000 इक्ताओं का गठन कर 2000 तुर्क सैनिकों की नियुक्ति की थी। इक्ता अर्थात इक्ता प्रणाली की प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता वास्तव में एक सूबेदार या जमींदार या जागीरदार की समान प्रथा होती है जिसमें काम के बदले भूमि दी जाती थी। काम के बदले भूमि दी जाती थी। इन इक्ताओं की अलग अलग श्रेणी भी होती थी। इक्ताओं की अलग श्रेणी भी होती थी। इन इक्ताओं का उनकी प्रशासनिक योग्यता, प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर एक दूसरे से स्थानांतरण भी किया जाता था। सल्तनतकालीन प्रशासनिक संरचनाओं की नींव डालने का श्रेय इल्तुतमिश को जाते हैं। फारसी राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण कर उनको भारतीय वातावरण में समन्वित करने वाला यह पहला सुल्तान था। इल्तुतमिश द्वारा रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुनना ये एक ईरानी परंपरा ही है। ईरानी परंपरा है जहाँ पिता के बाद पुत्री को सिंहासन अवरोहण के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इल्तुतमिश ने अपने सभी पुत्रों व पुत्री को राजपद हेतु प्रशिक्षित किया क्योंकि उसका मानना था कि राजा का पद कर्तव्य उत्तरदायित्व का ऐसा पद है जिसे केवल योग्य व्यक्ति को ही सौंपना चाहिए। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की केंद्रीय सेना हश्म-ए-कल्ब का निर्माण किया। उसके शासनकाल में ही अहमद आज़ाद रावत-ए-अर्ज था जिसने शमसी दासों के अंतर्गत 23 वर्षों तक इस पद पर कार्य किया था। इल्तुतमिश ने ही प्रशासनिक व्यवस्था के तहत मुद्रा प्रणाली का विकास किया था। मुद्रा प्रणाली के अपने योगदान दिल्ली के सुल्तान में सर्वाधिक योगदान देने वाला पहला सुल्तान था। इन्होंने अपने सिक्के पश्चिम देशों के सिक्कों के समान बनाए थे। यही वह पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चले थे। भारत में शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला इल्तुतमिश था। उसने चांदी का टक्का जो 175 ग्राम का था तथा तांबे का जित्तल नामक सिक्का चलाया था। भारत पर उसने एक नई परंपरा शुरू की थी, वह था टक्का पर उस शहर का नाम भी खुदवाया था जिस शहर में यह ढले जाते थे। अर्थात उन्होंने टक्का नामक सिक्के पर टकसाल का नाम भी छपवाया था। सुल्तान महमूद गजनवी के सिक्कों पर भी टकसाल का नाम महमूदपुर लिखा था, लेकिन उसने भारतवर्ष के बाहर इन सिक्कों को डलवाया था, जबकि भारत के अंदर सबसे पहले टकसाल का नाम लगवाने वाला शासक था वह था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की न्यायप्रियता के विषय में इब्न बतूता बताता है कि उसने अपने महल के सम्मुख संगमरमर के 2 शेर बनवाए जिसकी गर्दन में घंटियाँ बंधी थी। कोई भी व्यक्ति घंटी बजाकर सुल्तान के न्याय की मांग कर सकता था। आगे चलकर मुगल शासक जहांगीर ने भी आगरा के किले में शाह बुर्ज से न्याय की जंजीर नामक व्यवस्था शुरू की थी। इल्तुतमिश ने न्याय के लिए सभी शहरों में काजी व अमीरदाह की नियुक्ति की थी। शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इल्तुतमिश ने दिल्ली व बदायूं में म्यूजियम या मदरसा मुइज़ी कॉलेज खोला था। इसमें दिल्ली का म्यूजियम कॉलेज सर्वप्रथम निर्मित म्यूजियम कॉलेज था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा दिल्ली के मकबरपुर में बनाया था जिसे सुल्तानगढ़ी नाम से जाना जाता है। सुल्तानगढ़ी भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। सुल्तानगढ़ी भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला
मकबरा था। अपने मकबरे का निर्माण उसने दिल्ली में स्वयं करवाया था। इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने भारत में सामंतशाही के विनाश के लिए एकता व्यवस्था शुरू की, जो साम्राज्य के सुदूर स्थित प्रदेशों को जोड़ने में काम आई थी। महत्वपूर्ण है कि भारत में सर्वप्रथम एकता देने की प्रथा का प्रारंभ मौजूदीन मोहम्मद गोरी ने किया था, जिसे ऐबक ने कोहराम का इक़्तिदार बनाया गया था। इल्तुतमिश की विशेषता है कि इसने इसे अपने प्रशासन का आधार बनाया तथा उसके समय में एकता प्रणाली का प्रदान करने का कर्म से प्रचलन में लाया था। इस प्रकार आज की क्लास में हम इल्तुतमिश के प्रशासनिक कार्य के बारे में इतना ही अध्ययन कर गए। कल की क्लास के अंदर हम इल्तुतमिश के अन्य कार्य और इल्तुतमिश के शासन की समाप्ति का अध्ययन करेंगे। जय हिंद।